हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RKP 360। जैसे कि हम लोग का क्लास कंटिन्यू था। कल जो है क्लास ऑफ था संडे को लेकर। फिर आज से हम लोग क्लास कंटिन्यू होता है आइटम्स के साथ, और हम लोग सीरीज बी कर रहे थे। और वो उसका बी का जो है लगभग अब ख़त्म ही होने वाला है बी सीरीज से। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगता हो। तो आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से फेयर करके रखिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम के टाइम में वीडियो ना देखना पड़े और आप अच्छे से उसको रिवीजन कर सकें, है ना। तो बिना समय गंवाए आज हम लोग फिर सीरीज बी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं पहले। बेंड, ये जो है इसको साथ कर दीजिएगा ना। बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड ओवर बैकवर्ड है, ठीक है। तो इसका मीनिंग सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है, ठीक। बेंड ओवर बैकवर्ड का मतलब ये होता है, जैसे किसी को आप सहायता करने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं। सपोज दैट आप किसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसको मदद करें, और उस मदद के लिए आप किसी हद तक गुजर जाते हैं, है ना। उसी को बोलते हैं हम लोग आइडमेटिक तरीका से बेंड ओवर बैकवर्ड, ठीक है। तो इसको अगर हिंदी में हमको लिखना हो तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए एक बार, है ना। किसी को सहायता, रुकिए, हम लोग का रेड कलर ही बेटर था, ब्लैक से बेटर था रेड। इसको इरेज करते हैं, हम लोग रेड ले लेते हैं। अगर किन्हीं को रेड में प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज करके बताइएगा। इसको सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव क्या करना, हर संभव प्रयास करना या फिर हर संभव काम करना, ठीक है। जैसे आपके समाज में बहुत ऐसा वर्ग है जो आपके कंपेयर में नहीं है, फिर भी हम लोग क्या चाहते हैं कि वो उसको इतना मदद करे ताकि वो हमारे कंपेरिजन में आ सके, ठीक है। तो इसको एज ए इंग्लिश हम कैसे लिख सकते हैं, टू एक ट्राई करते हैं ना, पहले हम लोग ये ट्राई करते हैं क्या, कि वो हमारे कंपेरिजन में आ जाए। अगर कोई बंदा कमज़ोर है तो वो मेरे कंपेरिजन में, ट्राई टू एकोमोडेट एंड प्लीज़, मतलब प्लीज़ का मतलब किसी पे कृपा करना, किसी पे कृपा करना या योगदान देना, समवन, है ना। कहने का सेंस ये है कि एकोमोडेट का मतलब बहुत लोग को नहीं पता होगा। जैसे एक ऐसा चीज़, ठीक है, जो हम उसको क्या करें, हेल्प करके अपने कंपेरेटिवली लाते हैं ना, उसी को बोलते हैं एकोमोडेट। जैसे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एक चीज़ को दूसरे चीज़ के अनुरूप करना, है ना। तो यहाँ से इसको एज अ एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे उसको देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम्पल में हम लोग कैसे इसको लेंगे। तो सबसे पहले, अगर कोई सपोज दैट इतना सेल्फिश होता है, उसको आप कितना भी कुछ कर दीजिए बट वो सारे कुछ को भूल जाता है ना। आप सहायता कितना भी उसको कर दीजिए बट वो सारे कुछ क्या है, भूल जाता है। तो उसके लिए अगर हमको एग्जाम्पल एक लेते हैं, ही इज सो सेल्फिश, या फिर यहाँ पे आप वेरी भी लिख सकते हैं। वेरी या सो या वेरी दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने सो लिखा है, ये आपके अकॉर्डिंग है। सो सेल्फिश, ठीक है। ही इज सो सेल्फिश दैट ही हैज़ फॉरगॉटन, का मतलब क्या होना, भूल जाना। दैट, मैंने उसको हर संभव मदद किया था, ठीक है। दैट बेंड
ओवर बैकवर्ड, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, बैकवर्ड, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आइडम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम क्या लिखेंगे, वो भूल गया। अगर आपको मन है यहीं तक छोड़ देने का फिर भी सेंटेंस सही है, बट अगर आप और कुछ बना करके लिखना चाहते हैं तो ये कब भूला इसका रीजन भी बता दीजिए। मैं इसका किस समय हेल्प किया था, व्हेन ही वाज इन डिफ़िकल्टी। कहने का सेंस ये है, जब ये बंदा डिफ़िकल्टी में था उस समय मैंने हर सहायता, हर संभव इसका हेल्प किया था, बट इसने इतना सेल्फिश निकला जो सारे कुछ जितना हमने किया था वो सब कुछ भूल गया, ठीक है। अगर आपको मन है तो आप यहाँ तक भी सेंटेंस को छोड़ सकते हैं, फिर भी यहाँ तक इस जो आपका आइटम है वहाँ तक भी सेंटेंस को छोड़ सकते हैं, फिर भी ये सेंटेंस एरर नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है सेंटेंस अधिक लेंदी है तो, ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे लिख दिया तो और अच्छा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का दो मीनिंग होता है, ठीक है। बिसाइड वन सेल्फ जो होता है इसका दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है जैसे बहुत ज़्यादा परेशान होना, चिंतित होना, ठीक है। जैसे होता है ना कि सपोज दैट आप घर से बाहर निकले, आपके फादर जो है या फिर आपके जो भी पेरेंट है वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि जब तक आप घर लौटते नहीं है तब तक उनको क्या होता है, फुली टेंशन में रहते हैं, ठीक है। और एक जो होता है वेरी एंग्री होता है, जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, उसके लिए भी हम ये आइटम यूज करते हैं। तो कभी भी बिसाइड वन सेल्फ आए तो ये दो मीनिंग देता है। पहला मीनिंग क्या देता है, वरी, वरी का मतलब चिंतित होना, परेशान होना, और दूसरा वेरी एंग्री यानी कि बहुत अधिक किसी से नाराज़ होना, ठीक है। तो दोनों मीनिंग हम यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है। पहला क्या होना, चिंतित होना। आज थोड़ा सा आइटम ज़्यादा लेकर आए क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत पास में है, इसलिए अब हमको थोड़ा सा अपने आप को एक्सलेट करना पड़ेगा ना, चिंतित या फिर परेशान होना, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं किसी बात को लेकर के, ये लिख देते हैं फिर भी हम, किसी बात को लेकर के परेशान होना, किसी बात को, परेशान तो ऐसे बहुत सेंस में होता है, बट किसी बात को लेकर ऐसे समझ लेते हैं हम, लेकर, सॉरी, किसी बात को लेकर परेशान होना, परेशानी होने का रीजन है किसी बात वगैरह को लेकर के। अब अगर हम इसको वर्ड में, तो सिंपली वर्ड लिखिए। देखिए बहुत लोग है कॉपी पेस्ट मारते जाता है, बट हम आपके लिए एक शॉर्ट सेंटेंस भी लेकर आते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, अच्छे से याद कर पाए आप। इसलिए एक शॉर्ट सेंटेंस हम आपको खुद से बनवाते हैं और कोशिश करते हैं एक अच्छा भी सेंटेंस बने और शॉर्ट भी बने, ठीक है। चलिए इसमें आप सिंपली वरी लिख सकते हैं। तो जैसे हम अपने पेरेंट में ही लेते हैं इस एग्जांपल को, ठीक है, द पेरेंट या फिर आवर पेरेंट भी लिख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग ये चलेगा। जनरली क्या होता है, ये सारे पेरेंट्स का ये नेचर होता है, ठीक है, लगभग 99% पेरेंट्स का ये नेचर होता है कि जब भी बच्चा घर से निकलता है, जब तक वो रिटर्न घर पे नहीं आता तब तक वो क्या होता है, थोड़ा सा चिंतित रहते हैं, थोड़ा सा परेशान रहते हैं ना। द फादर या फिर पेरेंट्स, क्योंकि मम्मी भी तो होती है ना, तो सिर्फ फादर को क्यों लिखे भाई। द पेरेंट्स वेयर, ठीक है, यहाँ से हम बिसाइड वन सेल्फ, अगर हमको कन्फ्यूजन लग रहा है यूज करने में तो यहाँ पे भी द पेरेंट्स वेयर वरी, ऐसे भी लिख सकते हैं, वरीड बिसाइड। बट हमको इसमें क्या करना है, आइडमेटिक यूज करके बताना है, बिसाइड वन सेल्फ। फिर हम इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दिए कि मैंने आइडम यूज़ किया। कब ये वरी होते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, वेन देयर सन, उनके जो when their son did not return home, ठीक है। जब तक उनके बच्चे घर नहीं आते तब तक क्या होता है, पेरेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं,
चिंतित रहते हैं। चलिए देखिए, ये बिसाइड वन सेल्फ का जो सेकेंड मीनिंग है उसका क्या होता है, नाराज, मतलब आप बोल सकते हैं वेरी, एंग्री भी बोल सकते हैं इसको, वेरी, ANGERY, एंग्री। और इसको हिंदी मीनिंग क्या लिखेंगे हम, बहुत नाराज। ठीक है, एग्जाम में बस ये दे सकता है और इसका एग्जाम्पल दे सकता है, बट समझने के लिए हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट, जैसे आपका कहीं आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो सपोज दैट रिजेक्ट हो जाता है, उस समय आपको बहुत अफसोस होता है, या फिर आप किसी और भी एग्जाम्पल को अपने तौर से ले सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है मैं जो बता रहा हूँ सेम एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट करना है। आपको अगर सेंटेंस बनाने आता है देन आप इसको अंडरस्टैंड करके उसको अच्छे से सेंटेंस को बनाइए। फिर अगर आपको लग रहा है कि क्या एरर है, ग्रामेटिकली एरर लग रहा हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन होकर के भेज सकते हैं चेक करने के लिए। समय जैसे मिलेगा आपको चेक करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ अपने बात करते हैं आगे। आई वाज, ठीक है, मैं बहुत अधिक क्या था, एंग्री था, बिसाइड माई शेल्फ। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़, बहुत को ये कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ पे तो वन सेल्फ है, ठीक है, और यहाँ पे माई सेल्फ। ठीक, माई सेल्फ मैंने ये लिया क्योंकि आई का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। ठीक है, वन वन तो है नहीं, वन किसके लिए, वन अगर रहता है यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे तब हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, बट यहाँ पे आई है इसलिए मैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ लिया। ठीक है, चलिए, मैं कब गुस्सा हो गया, जब, व्हेन माई MBTS प्रोजेक्ट, या फिर ये MBTS आप लोग के लिए थोड़ा हेडेक वर्ड लगेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माई ड्रीम प्रोजेक्ट भी लिख लीजिए यहाँ पे, माई ड्रीम प्रोजेक्ट वाज रिजेक्ट। ठीक है, माई ड्रीम प्रोजेक्ट वाज रिजेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब क्या होता है, बिसाइड द मार्क का मतलब ये होता है जैसे आप किसी असंगत तरीका से बोल सकते हैं आपको। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, जैसे होता है ना कि आप 5 दोस्त हैं, उसमें एक जो है वो आपसे अलग है सब कुछ में, कैरेक्टर से लेकर के हर कुछ में। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, बिसाइड द मार्क। तो यहाँ पे हम बिसाइड द मार्क लेंगे। ठीक है, चलिए, बिसाइड द मार्क को हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं, आप सिंपली हिंदी में इसको क्या लिख सकते हैं, बिसाइड द मार्क को असंगत लिख सकते हैं। ठीक है, असंगत या भिन्न ऐसे भी लिख सकते हैं, असंगत भी लिख सकते हैं और इसको भिन्न भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है व्हेन माय ड्रीम प्रोजेक्ट वाज रिजेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये इशू देख लीजिएगा, व्हेन माय ड्रीम प्रोजेक्ट वाज रिजेक्टेड, वाज प्लस V3 लेगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था हमसे, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बिसाइड द मार्क। असंगत का मतलब क्या होता है, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, इरिलीवेंट, इरिलीवेंट, VANT। इरिलीवेंट का मतलब क्या होता है, असंगत। ठीक है, अतार्किक भी बोल सकते हैं इसको। अब बात करते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे लेंगे। ठीक है, जनरली आप देखते हैं जब हम लोग का इलेक्शन होता है उस समय जो हमारे नेतागण हैं उस समय वो लोग अनर्गल बातें बोलते हैं, एकदम बिना तुक का, उसका कोई उससे एकदम इरिलीवेंट बात करते हैं ना, तो इससे आप उन लोग पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क के लिए हम क्या ले लें, द इलेक्शन
नेताजी के इलेक्शन वाला जो स्पीच होता है उस पर हम लोग को कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या कि उस समय वो लोग अंट संट कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं, जो मुंह में आता है बक दिए चल दिए, है ना। स्पीच ऑफ द politician are often, क्या होगा अब यहाँ पे हम हमेशा क्या पाया गया है, इरिलीवेंट, तो हम यहाँ पे बिसाइड द मार्क ऐसे हम लिख सकते हैं ना, आराम से इसको लिख सकते हैं बिसाइड द मार्क। अब बात किया जाए यहाँ पे सेंटेंस आगे बढ़ाने का, तो आप आगे इस तरीक़े से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे दे नेवर एड्रेस द रियल इशू ऑफ द किसका, पब्लिक। यहाँ पे इसके आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट कंटिन्यू करने से हमको ये नहीं लग रहा है, क्योंकि जब सेंटेंस ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम लोग को इसके बिहाफ में और बहुत सारा कुछ पढ़ना है, इसलिए हम जो है बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक नहीं लेंगे, ठीक है। सेंटेंस को कोशिश कीजिए इससे भी शॉर्ट बन जाए, तो शॉर्ट बनाइए और याद कीजिए। चलिए, बेटर हाफ, ये तो सबके लिए प्यारा होता है भाई। बेटर हाफ का मतलब क्या होता है, बेटर हाफ मीन्स पत्नी होती है, ये तो सबको पता है, पत्नी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइफ, ठीक है। और जो वाइफ होती है हमारी क्या होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माई वाइफ, दैट मीन्स माई बेटर हाफ, माई बेटर हाफ क्या है, इज माई वट, इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये सब तो आसान है, इसलिए इसमें समय हम लोग को अधिक नहीं देना है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी दुविधा में फंस जाना, ना इधर का ना उधर का, ठीक है। मुझे याद है पहले किसी क्लास में हमने इस तरीका का आइडम का यूज़ करके बताया था, बट यहाँ भी हम बताएंगे आपको। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, कहने का मतलब आगे कुआं पीछे खाई, इन सेंस ये भी एक आइडम हुआ, हिंदी का हुआ, बट आप इसको एक्सप्लेनेशन में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आगे भी प्रॉब्लम है, जैसे घर से निकले तो क्या हुआ, अब तो घर से निकल गए, तो घर से निकल करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप रिटर्न भी जाएंगे तो फिर आपका सोसाइटी का जितना ताना होगा उसको सुनना पड़ेगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर लीक हुआ, वहाँ भी मतलब प्रॉब्लम है, दोनों साइड ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ना आप जॉब लेना प्रिपरेशन छोड़ रहे हैं, ना ही आप घर जा रहे हैं, तो उसी सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ठीक है। का मतलब आप सिंपली हम इसको क्या लिख देते हैं, दुविधा में, ठीक है, दुविधा में, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो हिंदी एरर होगा उसको आप करेक्ट कर लेंगे, है ना। एक रिक्वेस्ट है, मुसीबतों, दो मुसीबतों के बीच, दो मुसीबतों के बीच फंसना, आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि सिचुएशन कैसा हो, वर्स सिचुएशन हो, सिचुएशन कैसा सिचुएशन हो, वर्स सिचुएशन हो, ठीक है। तो ऐसा बहुत हमारे लाइफ में ये सिचुएशन आता है, ये कोई नई सिचुएशन हमारे लिए नहीं है। जनरली जब ये कब होता है, जब हमारे पास नॉट हैविंग मनी, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तब ये सिचुएशन अक्सर क्रिएट होता है, नॉट हैविंग मनी, ठीक है। एंड द पेमेंट जो है, एंड द जो पेमेंट है, सपोज दैट आप ईएमआई पे, आजकल का 90% का लाइफ जो है ईएमआई पे चलता है, ठीक है। हमारे पास पैसा नहीं है और पेमेंट का जो दिन आ रहा है वो क्या आ रहा है, मेरे नज़दीक आ रहा है, तो उस सेंस में हम क्या लिख सकते, ये अच्छा खासा एग्जाम्पल हमको मिल गया। पेमेंट डेट जो है वो क्या हो रहा है, अप्रोचिंग हो रहा है, अप्रोचिंग नियर, ठीक है। बट आई वॉज CAUGHT काउट, ये एक
ये बहुत बड़ा जो है सेंटेंस नहीं है, ठीक है। इसको आप चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप इसको जो आइटम है अपना आइटम, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए हम यूज करके ही दिखा देते हैं आपको। यूज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को लगेगा बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो आधा सेंटेंस में तो इसका आइटम ही है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, है ना। इसलिए पहले इसको हम यहाँ पे कर ही देते हैं। यूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यानी कि दुविधा में फंसे हैं और आपके पास पैसा है नहीं, इसलिए आप दुविधा में फंसे हैं, और आपका जो पेमेंट करने का दिन है वो क्या है, बहुत पास में है, ठीक है। तो इसको, ये आपका आइटम हुआ। यहाँ पे हम जहाँ पे ज़्यादा हौच-पौच हो जा रहा है वहाँ पे हम आइटम को जो है वो एक हाईलाइट हम कर दे रहे हैं। इसलिए आपके लिए आप हर संभव प्रयास हम ये कर रहे हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बियॉन्ड वन मीन्स, बियॉन्ड वन मीन्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास किसी कार्य को करने का कैपेसिटी कम है, बट आप उसको अपने कैपेसिटी से अधिक कार्य को कर रहे हैं, है ना, अपनी क्षमता से अधिक। पैसा हमारे पास है एक मंथ में एक बार घूम के आने का मुंबई, ठीक है, या कश्मीर, बट हम एक मंथ में 2 बार घूम के आ जाते हैं कश्मीर से, तो वो क्या हो जाता है, हमारे क्षमता से अधिक हो जाता है ना। तो इसको हम अपने लिख सकते हैं, अपनी क्षमता से अधिक, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मोर देन आवर कैपेसिटी, ठीक है, या एफर्ट भी लिख सकते हैं, मोर देन आवर एफर्ट। इसको एग्जांपल में हम वही लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे ACCOND, सेकेंड ट्रिप जो है कहाँ का, टू सपोज एट कश्मीर, सेकेंड ट्रिप टू कश्मीर दिस ईयर, एक साल में 2 बार कश्मीर जैसे ये गए हैं भाई साहब, तो उनके लिए क्या हो गया, बजट से बाहर हो गया। उसी पे ये आइटम एकदम सुना रहे हैं अपने मोहतरमा को कि मोहतरमा एक साल में 2 बार हम नहीं जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, कहीं आपकी मोहतरमा बोले तो आप लोग ऐसा आइटम यूज़ करके नहीं बताइएगा, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। आवर मीन्स, ठीक है, ये हमारा हो गया आइटम। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। कहने का मतलब जो सेकेंड ट्रिप है जो कश्मीर का, एक साल में जो दूसरा ट्रिप है कश्मीर का, वो हमारे कैपेसिटी से बाहर की है। यहाँ पे दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है तो हम लोग दूसरा पेज ओपन करते हैं। दूसरा पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे सेक्शन बी है, ठीक है, पार्ट 1 का सेक्शन बी है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज क्लास चलाएंगे तबातोड़, क्यों, क्योंकि जो हम लोग का जो एग्ज़ाम का डेट है वो बहुत पास में आ चुका है या आने वाला है। बियॉन्ड द पेल, इसका मतलब ये होता है जैसे आपके सोसाइटी, आपके समाज में बहुत तरीक़ा का लोग रहते हैं, हर काम हर किसी को पसंद नहीं आता। हो सकता है आप पढ़ाई करते हो तो किसी को अच्छा लगता हो, किसी को बुरा लगता हो, बशर्ते हमारे समाज में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो 90% लोग को क्या लगता है, बुरा लगता है, ठीक है। उसी पे आइटम है बियॉन्ड द पेल, ठीक है, सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार, जो अनएक्सेप्टेबल हो, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम सामाजिक या क्या है, नैतिक रूप से अस्वीकार्य हो, जो क्या हो, अनएक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उसको कैसे करते हैं हम लोग, सपोज दैट
द, आज नेताजी लोग पे ज़्यादा एग्जाम्पल हम लिया जाए, रिमार्क ऑफ अ फ्यू politician are often यहाँ पे हमारा आइडम यूज करते हैं यहाँ से, आर ऑफ्टन बियॉन्ड द पेल। दैट मीन्स ये है जो हमारे नेताजी लोग का जो टिप्पणी होता है, टिप्पणी करने का मतलब कमेंट, रिमार्क का मतलब होता है कमेंट, आप लिख सकते हैं COMMENT, कमेंट, ठीक है। या फिर हिंदी में इसको आप टिप्पणी लिख सकते हैं, टिप्पणी, ठीक है। यहाँ पे आई होप आधा प और होगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। कहने का मतलब जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं उनका कभी कभी इतना खतरनाक टिप्पणी आ जाता है। अभी जो है हमारे बीजेपी के कोई पॉलिटिशियन है जो राहुल गांधी के सिस्टर पे बहुत गलत तरीका का रिमार्क किया था, उन्होंने बहुत गलत कमेंट किया था। तो इस तरीका का जो टिप्पणी होता है वो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में वो अनएक्सेप्टेड होता है ना, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसी पे है कि ये जनरली नेताजी लोग का ये सब होता है कि कभी भी कहीं भी कुछ बोल देते हैं, टिप्पणी कर देते हैं, उस पे है, ठीक है। बिड फेयर टू, चलिए बिड फेयर टू इसका मतलब क्या होता है। सपोज दैट आप समझ रहे हैं कि ये अच्छा करेगा, ठीक है, अच्छा करेगा ना, किसी का संभावना जैसे दिखाते हैं ना कि हाँ ये तो अच्छा लग रहा है कि अच्छा क्रिकेटर बनेगा, ऐसे आप किसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बिड फेयर टू। बिड फेयर टू का मतलब होता है किसी को संभावना दिखाई पड़ना कि इसमें क्या गुण है क्रिकेटर का, ये लग रहा है अच्छा कुछ करेगा, दैट मीन्स बिड फेयर टू, है ना। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, संभावना क्या करना, संभावना दिखाई देना है। ऐसे होता है ना, गुस्सा करके हम लोग बोलते हैं तुम्हें कोई संभावना नहीं लग रहा है कि कुछ बनोगे, संभावना दिखाई देना, संभावना दिखाई देना, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, टू सीम लाइकली, टू सीम लाइकली, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। चलिए अब इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग क्रिकेट को अच्छा, हम लोग को लगभग लोग को क्रिकेट क्या हो पसंद होता ही होगा, तो उसी पे लेते हैं। ही बिड फेयर टू, यानी कि ही टू सीम लाइकली, ठीक है। ही बिड फेयर, बिड फेयर टू क्या है, हमारा आइडम है। ही बिड फेयर टू, ठीक है। ही बिड फेयर टू बी एन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट क्या, क्रिकेटर, क्रिकेटर। मतलब कहने का सेंस ये है कि ये संभावना जाहिर हम लोग कर रहे हैं कि ये एक अच्छा क्रिकेटर जो है हो सकता है, ठीक है। बिग बक, बिग बक का मतलब क्या होता है, जो एक बहुत बड़ा धन, ठीक है। इससे सेंटेंस से ही पता चल रहा है, आइटम से ही, वर्ड से पता चल रहा है बिग बक। बिग बक का मतलब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा धन, ठीक है, एक बहुत बड़ा धन, इसको आप बोल सकते हैं बड़ा धन, ठीक है। अलॉट, अलॉट मनी, अलॉट मनी। सपोज दैट कोई जो है हमारे दोस्त, वो क्या करता है, तुम पढ़ लो, जितना पढ़ना है तुम पढ़ लो, हम तो बिजनेस से तुम्हारे से ज़्यादा पैसा बना लेंगे, ठीक है। और एक्चुअल जो रियलिटी यही है, इन हिज बिजनेस ही हैज़ मेड, ठीक है, ये मेक का वर्ब फॉर्म है, मेड V3 फॉर्म है, ठीक है। मेड क्या, अलॉट ऑफ मनी, या फिर अलॉट मनी, या फिर इसको हम आइडम तरीका से क्या यूज करेंगे, अ बिग बक, ठीक है, अ बिग बक्स,
यानी कि वो अपने बिजनेस से बहुत पैसा बना लिया। बिग फिश, बिग फिश का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखिए बिग फिश, बिग फिश का मतलब क्या होता है, हम लोग जनरली अपने रेगुलर लाइफ के कन्वर्सेशन में क्या यूज करते हैं, बड़ी मछलियाँ को पकड़ना सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में ज़रूरी होता है, ठीक है, उसके नीचे छोटी छोटी मछलियाँ बहुत पलती हैं। तो बिग फिश का मतलब वही होता है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति, महत्वपूर्ण क्या है, व्यक्ति है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यक्ति को इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सन यानी कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है। हमेशा घूस के केस में आप देखते हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति जो बिग फिश है वो नहीं पकड़ा जाता है, सब छोटा छोटा आदमी पकड़ाता है, और ये जो बिग फिश है वो नहीं फंसते हैं जल्दी। तो इसको हम लोग एक आइटम तरीका से लेते हैं बिग फिश, ठीक है। बिग फिश जो है आर सेल्डम, सेल्डम अगर आपको अननोन वर्ड लग रहा है तो इसके जगह पे आप नॉट भी यूज कर सकते हैं। सेल्डम इजकल टू नॉट भी होता है, ठीक है, ये निगेटिव सेंस देता है, इसलिए आप नॉट भी लगा करके सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेटेड, नॉट इम्प्लीकेटेड, इम्प्लीकेटेड का मतलब ये होता है, मतलब किसी चीज़ का जो होता है ना आरोपी, उसी को बोलते हैं इम्प्लीकेटेड। चलिए हिंदी भी इसका हो गया, इन बिग स्केम, या सिंपली भी आप लिख सकते हैं कोई भी स्केम केस में, है ना, किसी भी स्केम में जो है बड़ी मछलियां यानी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो नहीं पकड़ा जाता है, ठीक है, जो बड़ी आरोपित होता है वो उसे नहीं पकड़ पाता है आदमी। बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू का मतलब आप इसको ट्रिकली कैसे याद कीजिएगा, जैसे बर्ड है उसका आँख छोटी छोटी होता है, वो ऊपर झापर देख करके ख़त्म छोड़ देता है, फिर भी वो एकदम क्या होता है, बहुत ऊपर से देखता है, ऊपर झापर देखता है, लेकिन ओवरव्यू देखने के बावजूद वो बहुत क्या होता है, चौकन्ना होता है, ठीक है। तो सरसरी निगाह से देखना, ठीक है, सरसरी निगाह से देखना, सरसरी निगाह, ठीक है, सरसरी निगाह से देखना, देखना, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में आप ओवरव्यू भी बोल सकते हैं इसको, ओवरव्यू, ठीक है, आप ओवर व्यू, किसी चीज़ का ओवरव्यू करना मतलब फटाफट एकदम फास्टली तरीका से देख लेना। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। इवन इवन अ बर्ड आई, इवन अ बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, सरसरी निगाह से देखने के बावजूद, THROUGS, थ्रोज हिज राइटिंग, हिज राइटिंग कैन रिवील होना, मतलब रिवील होने का सेंस ये होता है कि उजागर होना, रिवील होना, किसी चीज़ को बताना, रिवील करना, रिवील मेनी ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर, एरर्स कहने का मतलब, रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को बताना, दिखाना, ये कहने का मतलब ये हुआ जो मतलब एक ओवरव्यू हम किसी चीज़ को देखें, ठीक है, यानी सरसरी निगाह भरी से देखें, फिर भी उसके जो राइटिंग था उसमें बहुत सारे चीज़ ग्रामेटिकली एरर को हमने रिवील कर दिया, ठीक है। बर्ड ब्रेन, नेक्स्ट बर्ड ब्रेन, बर्ड ब्रेन से ही पता चल रहा है कि बर्ड का दिमाग क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है दैट मीन्स मूर्ख होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मूर्ख। अब इसका तो आप खुद से लिखिएगा, कुछ तो आपके लिए भी फुलिश, इसका क्या हो सकता है, फुलिश,
अब एग्जाम्पल में इसको क्या लिखेंगे हम? सपोज दैट ही इज बर्ड ब्रेन पर्सन, ऐसे भी लिख सकते हैं। वो क्या है? एक मूर्ख व्यक्ति है। ही इज बर्ड ब्रेन, BRAINED, ब्रेन पर्सन भी लिख सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे पर्सन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मन है तो और भी सेंटेंस बना लीजिएगा। वो क्यों है इसके आगे, पर्सन के आगे अगर आपको मन है और भी लिखने का तो आप खुद से बना लीजिएगा। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इजली, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज लिख करके फिर बना लीजिएगा, बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इजली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फितर। सेम फितर का मतलब आप ये वर्ड से ही समझिए, सेम फितर यानी कि एक ही जैसा, है ना, एक ही प्रकृति का। जनरली हम लोग कहीं जाते हैं किसी भी रिलेशन में तो सबके साथ समय नहीं कटता है, समय उसी के साथ कटता है जो सेम फितर होता है, जो सेम प्रकृति का होता है। सेम मतलब आपके नेचर में आपके जैसा, आपका जो विचार हो उसके विचार से मिलता जुलता हो, तभी आपका समय उसके साथ कटता है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? एक ही प्रकृति के व्यक्ति, एक ही प्रकृति के व्यक्ति। इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सिमिलर इन मेनी वे, यानी बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें ये क्या है, हमसे सिमिलर है। एग्जाम्पल में सपोज दैट क्या लिखे हम लोग, वहीं दे स्पेंड लॉन्ग टाइम किसके साथ? टुगेदर, टुगेदर किसी के साथ आप बहुत लंबा समय बिता लिए। उसका रीजन है बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज पे हमको ये नहीं देना है, बिकॉज, बिकॉज उसका रीजन क्या है कि वो आपके, बिकॉज दे आर क्या है, सेम फितर का है। बिकॉज दे आर क्या है, यहाँ पे हम यूज करेंगे आइडम को। और आइडम कैसे यूज करेंगे? बिकॉज दे आर बर्ड्स ऑफ द सेम फितर, सेम FEATHER, ठीक है। ये हमारा हो गया आइडम, इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। हम लोग किसी व्यक्ति के साथ बहुत लंबा समय इसलिए बात मतलब बिता देते हैं जब हमको लगता है कि ये हमारे विचार का है, ये मेरे से इसका विचार मिल रहा है ना। अब बात करते हैं बीट मोर देन वन कैन च्यू, ठीक। मतलब उतना जिम्मेवारी ले लेना जितना आपसे हो ही ना सके, ठीक है, जितना आपके लिए टफ हो, उसी को बोलते हैं बीट मोर देन वन कैन च्यू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उतना काम या जिम्मेवारी, है ना, काम या फिर किसी तरीका का जिम्मेवारी। आई होप ये जो जी है इधर साइड से होता है, इधर साइड से, बट आप देख लीजिएगा। जिम्मेवारी उठा लेना है ना, उठा लेना जितना हो ही ना सके, उठा लेना जितना क्या हो, जितना हो ना सके, हो ना सके, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल, वन कैन हैंडल, है ना। ये तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो तो लग रहा है सेंटेंस ही हो गया, है ना, बट आपको ये समझना है, ठीक है।
आज का जो आइटम है उसमें सबसे बड़ा हमको लग रहा है यही है। उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे जो पॉलिटिशियन है, जो मिनिस्टर होते हैं, वो मिनिस्टर के ऐसे होते हैं ना, एक मिनिस्टर 4-5 डिपार्टमेंट को हैंडल कर लेता है, और ये प्रोबेबली कि उनसे वो होता भी नहीं होगा, ठीक है, फिर भी वो 2-4 हड़प के बैठ जाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आवर मिनिस्टर हैज many department, our minister has many departments, ठीक है, with himself, खुद से, probably he has, ठीक है, bit more than one can chew, मतलब इतना ज़्यादा हड़प के बैठ जाते हैं कि वो उम्मीद है कि उनसे संभलता भी नहीं होगा, ठीक है। इतना अधिक डिपार्टमेंट को अकेले मिनिस्टर साहब लेके बैठ जाते हैं, दूसरे को मौका नहीं देना चाहते हैं ना। इसके पीछे का रीज़न आप खुद समझ रहे हैं, आप समझदार हैं। चलिए, आज हम लोग काफ़ी सारा आइटम्स को किए, और यहाँ से कुछ देखते हैं हम लोग और कितना बचा है। यहाँ से आई होप बहुत कम ही है, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, देखते हैं और कितना है। मतलब आप समझिए ना, 2 दिन का और क्लास है, 2 दिन, यानी कि कल हो जा रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सी का एक थोड़ा सा लंबा है, उसके बाद जो हम लोग का रफ्तार पकड़ेंगे हम लोग, फिर एकदम फटाफट। उसके बाद हम लोग लेटर का लेकर के आएंगे, जब तक हम बताएं वो उसको आप रिवीजन कीजिएगा लेटर का क्लास। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जैसे ये ख़त्म होता है लेटर पे लेकर आएंगे बी सीरीज और सी सीरीज, पहले हम लोगों को ख़त्म करना है, क्योंकि ये सेक्शन 2 सेक्शन जो है बड़ा है थोड़ा सा, और ये अगर कवर हो गया अच्छे से फिर हम लोग का सब चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अब अच्छे से सीरियस पढ़ाई कीजिए, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर कीजिए, फ्रेंड में बताइए थोड़ा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।